हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली अपने को पढ़ना है, ज़्यादातर टाइम अपने को आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर का नाम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी इस चैप्टर का नाम बोलते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को ये देखना है इस चैप्टर के अंदर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका मीनिंग क्या है ना। इसको बाकी केमिस्ट्री से क्यों अलग किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया साइंटिस्ट ने। दो कैटेगरी कौन सी थी? दो कैटेगरी थी। ये देखो दो लिखी हुई कैटेगरी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, एनिमल से, है ना, इन सब से मिल जाए, है ना, ऐसे कंपाउंड जो पेड़ पौधों के अंदर या जीव जंतुओं में मिले उनको तो बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जो मिनरल से मिले, है ना, पत्थरों से, इन सब से मिले, उनको बोला गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनिशियल जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे कंपाउंड का, तो बस इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया कि कौन सा कंपाउंड कहाँ से मिल रहा है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या लिखा गया है? ऐसे कंपाउंड्स, देखो ध्यान से दिख रहा है क्या? ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग से मिले, है ना, लिविंग थिंग से मतलब प्लांट और एनिमल से मिले, ऐसे कंपाउंड को बोला गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो मिनरल से मिले उनको बोला गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन लिविंग थिंग से जो मिले, है ना, पत्थरों वत्थरों, मिनरल मतलब पत्थर से, इन सब से मिले, है ना, माउंटेन से, पत्थर से, इन सब से मिले, उनको बोला गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये इनिशियल क्लासिफिकेशन था। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन एक तो पुराने डेफिनेशन है, एक है मॉडर्न डेफिनेशन, है ना। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले एक स्टोरी देखते हैं कि डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो कैसे आई अपने पास। तो स्टोरी जो है स्टार्ट होती है बर्जीलियस से, है ना। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इन्होंने स्टोरी की शुरुआत की है, बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग इनसे पूछा गया कि बताओ भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन दी। तो इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होगा जिसको पहली बात तो लैब के अंदर नहीं बना सकते। इन्होंने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। दूसरा इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए स्पेशल फोर्स चाहिए, एक वाइटल फोर्स चाहिए। और वो जो फोर्स है भगवान ने खाली जो पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, है ना, लिविंग थिंग्स हैं, उन्हीं के अंदर दिए हैं। उनके अंदर ही बन सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लैब के अंदर तो नहीं बन सकते। सिंपल सीधी बात। तो बताओ ये बात इनकी सही लग रही है कि नहीं लग रही है? लैब में बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? तो आजकल लेबोरेटरी में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। इट मीन्स ये थ्योरी तो सही नहीं लग रही है। इन्होंने क्या बोल दिया था कि लैब के अंदर नहीं बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहाँ बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, है ना। तो इन्होंने स्टोरी की शुरुआत की, पहले सबसे पहले यही थे। बाद में इनका एक स्टूडेंट था जिनका नाम था वॉलर। तो इनके टीचर ने इनको समझाया, सिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, है ना। पर इसने बना के दिखा दिया अपने टीचर को। ये जो बर्जिलियस थे इनको इन्होंने बना के दिखा दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। यूरिया इंसानों में पाया जाता है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उस यूरिया को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसने लेबोरेटरी लेवल पे बना के दिखा दिया। जैसे लेबोरेटरी लेवल पे बना के दिखाया तो इस बर्जीलियस साइंटिस्ट की जो थ्योरी थी वो तो फेल हो गई। इनकी थ्योरी क्या थी? इन्होंने तो साफ साफ बोला था कि लैब में तो नहीं बन सकता है, वाइटल फोर्स चाहिए, लैब में नहीं बन सकता, वाइटल फोर्स चाहिए। और वाइटल फोर्स भगवान ने दिया है खाली प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो इस थ्योरी को तो फेल कर दिया इसने। जैसे ही वॉलर ने बनाया लैब के अंदर यूरिया, तो वॉलर के देखा देख दो लोग और थे, है ना, कुछ और साइंटिस्ट थे। तो एनसीईआरटी में इन दो का जिक्र है। एनसीईआरटी में एक तो बोला कोल्बे। कोल्बे ने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। कोल्बे ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था एसिटिक एसिड। और एक और साइंटिस्ट है बर्थेलोट, इन्होंने बना दिया मीथेन। तो अब तो पूरा एकदम मोहर लग गई है कि बर्जीलियस की थ्योरी तो आसपास ही नहीं बची। पहले तो इनके स्टूडेंट ने बना किया था। स्टूडेंट को तो कैसे जैसे समझा लेते कि यार चलने दे थ्योरी को, है ना। पर जैसे इन बाकी सब लोगों ने बोला
तो इससे अब ये थ्योरी इररिलेवेंट हो गई कि ये लैब वाली थ्योरी तो नहीं चलेगी कि लैब में नहीं बन सकता है, लैब में तो बनते जा रहे हैं देखो। तो अब देखना पड़ेगा अपने को मॉडर्न थ्योरी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। समझ गई बात को? तो ये थी स्टोरी, है ना? स्टोरी में पुरानी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बातचीत की हमने। तो सबसे पहले इनके पॉइंट्स देख लो जो पुरानी स्टोरी थी, उसके बाद में देखते हैं हम लोग कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है बात ये? तो बताना कैसी लगी स्टोरी, है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, डेफिनेशन कौन सी? पुरानी वाली डेफिनेशन, स्टोरी वाली डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये जो बर्जीलियस साइंटिस्ट है इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी, इनकी थ्योरी के 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है? 3 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लैब में नहीं बना सकते हैं। सिंपल सीधी सी बात है इसका पॉइंट का। दूसरे पॉइंट का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए चाहिए एक स्पेशल फोर्स, वाइटल फोर्स, और वो फोर्स ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया जीव जंतु हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए, है ना, प्लांट्स एनिमल्स ये सब। तो उन्हीं के पास में, है ना, भगवान की दी हुई ऐसी ताकत है कि उन्हीं के अंदर बन सकता है, लैब में नहीं बन सकता है ना? वही पॉइंट वापस आ गया इनका चेला, है ना? तो गुरुजी ने क्या सिखाया कि लैब में नहीं बनेगा, पर इसने बहुत सारी रिसर्च की, है ना, सर के अंडर में रह के काम किया। सर के अंडर में रह के काम किया तो इसने सीख लिया वहाँ से, और इसने सीख के, और एक यूरिया कंपाउंड है, इस यूरिया को इन्होंने बना दिया, है ना, अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट को अगर हीट करेंगे, ये अमोनियम साइनेट है, इसको हीट करेंगे तो यूरिया बन जाता है। तो क्या लिखा गया? वॉलर सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। सिंथेसाइज का मतलब लैब में बनाया उसने, लैब में बना के दिखा के देखो बन गया, है ना? अपने गुरुजी को बताया कि देखो बन गया। ठीक है, बाद में इसके देखा देख कुछ और साइंटिस्ट थे, लेटर अदर साइंटिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। तो वो कौन कौन थे? कोल्बे ने बनाया एसिटिक एसिड, और बर्थेलोट ने क्या बनाया? मीथेन। तो इससे ये जो डेफिनेशन चलती आ रही थी बर्जीलियस वाली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है खाली लिविंग थिंग्स में मिलेंगे, ये डेफिनेशन तो नहीं चलेगी अब आगे। तो अब आगे अपने को जानना है मॉडर्न डेफिनेशन। तो ये मान के चल सकते हैं हम लोग कि यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट है। अभी तक पुरानी बातें चल रही थी, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में उनका जिक्र दिया है इसलिए बता दिया था थोड़ा, है ना? तो यहाँ से मान सकते हैं हम लोग कि अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन को देखो एक बार रीड करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, ये लिखा गया। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है जो लिखा गया? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मीनिंग ये है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई हेट्रो एटम हो। हेट्रो एटम, हेट्रो एटम का मीनिंग है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब एटम मिल सकते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजन, ये सब एटम मिल सकते हैं। तो देखना क्या डेफिनेशन में क्या इन्होंने कंप्लीट क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है डेफिनेशन के अंदर। तो डेफिनेशन में बोल दिया एक तो हाइड्रोकार्बन ले लो, और दूसरा हाइड्रोकार्बन पे अगर कोई हेट्रो एटम लगा हुआ है तो उनको भी ले लो। उनका नाम क्या दिया? उनका नाम दिया हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। ठीक है बात ये? तो इन सब कंपाउंड का जो लिस्ट होगी उन सबको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है की बात ये? तो चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वैसे तो नाम से पता चल पा रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है ना? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड। थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना, आगे ये सब टर्म्स काम में आएगी अपने। तो हाइड्रोकार्बन की तरफ देखते हैं, डेरिवेटिव को बाद में देखते हैं। क्या लिखा गया हाइड्रोकार्बन की तरफ? हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होंगे। पहला लिखा गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो दिख रहा है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग ये है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, तो कार्बन कार्बन के एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उनको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आगे हैं? इसमें आ गया एक तो एल्केन। एल्केन में देखो सिंगल बॉन्ड है क्या, है ना? इधर एल्केन के एग्जाम्पल लिख दो। एल्केन का मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है ईथेन, दिखा सबको ये? तो ईथेन में देख लो बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसको बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन के अलावा साइक्लो एल्केन भी चलेंगे। साइक्लो एल्केन का एक एग्जाम्पल लिख दो, ये 3 मेंबर की रिंग। देखो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी अपने को डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए पूरे कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड में बहुत सारे कार्बन है, जैसे ये देखो बहुत सारे कार्बन है, कहीं पे भी अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गए बात को? कहीं पे भी एक भी डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल दिख जाए तो डबल बॉन्ड वालों का नाम क्या होता है? डबल बॉन्ड वालों का नाम होता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों का नाम क्या हो जाएगा? अल्काइन। क्लियर बात है? एक एक एग्जाम्पल लिखो तो लिख दो। एल्किन में ये लिखा मैंने एग्जाम्पल डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल हो गया। समझ गए इस बात को? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लियर है सबको? सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मीनिंग है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो डेरिवेटिव की तरफ आ जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव जो बताया है उसका मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव का मीनिंग है कि कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसमें? हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, है ना, एक्सेट्रा। ये सब हो गए हेट्रो एटम, ये सब हेट्रो एटम होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला है एल्कोहल। एल्कोहल जो रहता है इसमें हाइड्रोकार्बन रहते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, इथेनॉल का एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे यहाँ तक तो हाइड्रोकार्बन था, एक ऑक्सीजन का एटम लगा दिया, ऑक्सीजन का एटम लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। दूसरा देखो, दूसरा है अमाइन। देखेंगे अमाइन क्या होगा। अमाइन में ये जो OH लिखा है ना, OH की जगह हो जाएगा NH2। नाम जानेंगे सबका, पता चला बात ये? तो देखो सारी चीज़ें क्लियर है क्या जो लिखा गया है? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? डेरिवेटिव का मीनिंग है कि हाइड्रोकार्बन के साथ में कोई हेट्रो एटम हो, है ना। हेट्रो एटम में मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, एक तो एल्कोहल का लिख दिया एग्जांपल, एक अमाइन का लिख दिया। बहुत सारे और एग्जांपल भी देखेंगे, अभी जस्ट डिफाइन किया तो दो एग्जांपल सफिशिएंट है। ठीक है ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन से। अभी तो डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। डेफिनेशन क्लियर है क्या सबको? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जाना अपने को सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले देखो, अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड है, चाहे कार्बन हो चाहे कोई सा भी एटम हो। तो यहाँ पे जो जो सिंगल बॉन्ड है वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। पता चला बात ये? सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सिंपल, ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है अपने को, है ना। तो अब देखते हैं मल्टीपल अगर बॉन्ड हो जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल और ट्रिपल हो गया तो वो क्या होंगे, है ना। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में से एक तो सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा, वन सिग्मा एंड वन पाई। दो अगर बॉन्ड है तो एक तो रहेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा रहेगा पाई बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल एक, इस मॉलिक्यूल में कहीं पर डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या तुम्हें? तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उस डबल बॉन्ड में से एक तो बॉन्ड जो है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो है वो है पाई बॉन्ड। पता चला बात है? और उसके अलावा जितने भी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का तो नाम पहले से लिख चुके हैं। सिंगल बॉन्ड क्या है? वो तो सिग्मा बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? पाई। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ हो, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा रहेगा और बाकी दो बचे क्या रहेंगे? दो रहेंगे पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएंगे, दो हो जाएंगे पाई।
ये एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखो, एक बार थोड़ा बॉन्ड को सही से विजुअलाइज हो जाए। तो इसमें 3 जो बॉन्ड है, इन 3 में से एक तो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी जो बच गए ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। पता चला बात ये? तो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी 2 बचे पाई बॉन्ड, और बाकी जो तुम्हें साइड में दिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, वो दोनों क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बात ये? तो देख लो ये डेफिनेशन, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्लियर है क्या? सिंगल बॉन्ड हो गया एक अकेला बॉन्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड के केस में भी एक सिग्मा और 2 पाई। समझ गए इस बात को? इसको नोट करके चाहे लिखना चाहो तो एक लिख भी लो, नोट में लिखोगे सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ। डबल बॉन्ड की जगह मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन आ गए? मल्टीपल बॉन्ड में डबल भी आ गया और ट्रिपल भी आ गया, डबल और ट्रिपल। तो मल्टीपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, और जो बच गए एंड रिमेनिंग जो बच गए, रिमेनिंग आर पाई बॉन्ड। इधर लिखेंगे कहीं, 1 मिनट रुको। तो 1 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया और रिमेनिंग जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? पाई बॉन्ड, है ना? रिमेनिंग पाई बॉन्ड। समझ गए इस बात को सब लोग? ठीक है, करो इतना नोट, है ना? देखते हैं इसके आगे का कुछ एग्जाम्पल, देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? तो एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ, है ना? एग्जाम्पल में तुम्हें कैलकुलेट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड, है ना? कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है, ध्यान से करना सॉल्व। इस कंपाउंड में बताना है सिग्मा कितना है, पाई कितना है। दूसरा लिखते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख देते हैं दूसरा। बेंजीन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना? बेंजीन से पहले कोई और छोटा मोटा एग्जाम्पल लिखो। एक इसमें बता दो और एक लिख देते हैं साइक्लिक कंपाउंड को। ये सब, इन सब में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है कितना है ना? देखें इसको, तो ध्यान से करना सॉल्व, पूरा एक बार लिख लो। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, कार्बन इससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तीनों हाइड्रोजन हो गए कार्बन से कनेक्टेड। उसके बाद में ये कार्बन इससे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड, बीच में 2 डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए। इससे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और लास्ट वाले से भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। देखा सबको ये? अब सिग्मा पाई कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। बीच वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, डबल में से एक तो पाई होगा, एक सिग्मा, मतलब इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड तो फिक्स है, एक ही होगा, है ना? मल्टीपल बॉन्ड होगा वहीं पाई होगा। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अब लिखते जाओ, ये जो बच गए सब सिग्मा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट कर लेना, जो बॉन्ड बच गए सिंगल बॉन्ड सबके सब सिग्मा। 10 सिग्मा हो गए इसमें और एक हो गया पाई बॉन्ड। क्लियर बात है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लो, है ना? सारे हाइड्रोजन और को सबको अलग करके लिख दो। पाई देखना, मैं पहले सबसे पहले पाई लिख रहा हूँ। डबल बॉन्ड में से एक तो पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड क्या है? एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है और एक है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? पाई बॉन्ड कितने हो गए टोटल? पाई पाई बॉन्ड तो इस बार हो गए हैं 3 हो गए, 2 तो डबल बॉन्ड वाले और एक कौन सा हो गया, सॉरी 2 तो कौन से हो गए? ट्रिपल बॉन्ड वाले, और एक किसका हो गया? एक हो गया डबल बॉन्ड वाला। तो पाई तो 3 हो गए। सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड देखो इसमें, सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले इस हाइड्रोजन को एक्सपेंड करना तुम लोग, जैसे मैंने ऊपर वाले में किया है,
तो हाइड्रोजन को एक्सपेंड करोगे तो 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे। करके देखो, ये दोनों हाइड्रोजन को साइड में किया, ये डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और, बाद में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट इसके बाद में, एक मिनट, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले के बाद में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाले के बाद में है सी और लास्ट में 3H। जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं उन सबको मार्क कर दो। 1 2 3 4, यहाँ पे एक सिग्मा है, 5 6 7 8 9 और 10। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 10। तो इसके भी सिग्मा बॉन्ड हो गए 10। समझ गए इस बात को? एक एक करके कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को भी भूलना नहीं है, एक एक करके सारे को अलग करके देखना है, तो उससे अपने पास सिग्मा और पाई बॉन्ड आ जाएंगे, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन को, पाई बॉन्ड बता दो। 2 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई तो चल हो गया। सिग्मा बॉन्ड ये 3 तो दिख ही रहे हैं तुम्हें, 3 दिख गए क्या? कौन से 3 की बात चल रही है? एक तो ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और 2 ये लिख दिए पिंक कलर से, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। अभी ध्यान से देखना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लगाना पड़ेगा ऐसे, ऐसे करके कुछ। ये कार्बन, ये तो कार्बन हो गए। इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐसा इस पे भी है, और 2 हाइड्रोजन है वहाँ। तो बीच वाले 3 सिग्मा बॉन्ड तो तुम लोगों ने बता दिए, 1 2 3, और वो हाइड्रोजन वाले भी काउंट कर लो, 1 2 3 और 4। जितने हाइड्रोजन हो उतने सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा लिख दिया करो, सिंपल सीधी बात, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कार्बन कार्बन वाले सिग्मा बॉन्ड आगे कितने आए? 1 2 3। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन की वजह से 5, और 2 ये हाइड्रोजन 7, टोटल 7 होंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी लिख दिया तो काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 7। टोटल पाई कितना है? पाई तो एक ही है, एक के लिए क्या टोटल लगाए? वो तो 1 ही हो गया, है ना। और टोटल सिग्मा कितने हो गए? टोटल सिग्मा हो गए 7। समझ गए इस बात को? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का। अब कर सकते हैं हम लोग बेंजीन वाले क्वेश्चन को ट्राई। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ सिग्मा कितने और पाई कितने हैं, ध्यान से बताना, है ना। किया सबने? तो देखना तुम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, सिग्मा कितना, पाई कितना लिखूं? पहले पाई बता दो। टोटल पाई आया होगा 3, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो जितने डबल बॉन्ड उतने पाई। एक पाई ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 पाई बॉन्ड। सिग्मा कितना लगा तुम्हें? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जनरली स्टूडेंट बताते हैं 6, जबकि 6 नहीं है, इसमें 12 होंगे सिग्मा बॉन्ड, है ना। 6 नहीं रहेंगे। 6 क्यों नहीं रहेंगे, है ना, दिख तो 6 ही रहे होंगे तुम्हें। 6 के अलावा थोड़ा सा यहाँ इन कार्बन को देख लेना, इन कार्बन की वैलेंसी अभी यहाँ पे है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन के? बॉन्ड देखोगे तो 1 2 और 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। इट मीन्स एक एक हाइड्रोजन भी है सबके पास, जो यहाँ दिखाया नहीं गया है, वो समझना होता है अपने को। अभी थोड़ी देर में बताएंगे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने वाले तरीके में। तो ये कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, इसको भूल गए होंगे तुम लोग। तो देखो इसको काउंट करेंगे तो 6 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हो गए, 6 सिग्मा तो वो हो गए, बाकी बचे हुए सिग्मा, बाकी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड वाले सिग्मा हो गए टोटल 12 सिग्मा। तो 12 सिग्मा में से 6 सिग्मा जो हैं वो तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हैं, और 6 सिग्मा जो हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड वाले हैं। क्लियर? कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिंपल सीधी सी बात बताइए, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे सो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो वैसे तो हाइब्रिडेशन जो है उसको डिटेल में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, केमिकल बॉन्डिंग में। तो जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा होगा उनको तो हाइब्रिडेशन देखते ही पता चल जाएगा कार्बन का। बाई चांस केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखा है तो हम एक शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। एग्जैक्ट जो डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखोगे, और अपना जो ऑर्गेनिक का काम है, मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उससे हो जाएगा वो काम, है ना। बस उतना सा देखना है, उससे काम हो जाएगा अपना। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि गिवन कार्बन एटम के पास देखना है कि उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए उसका समेशन। यहाँ पास में लिख देना दूसरे कॉलम में हाइब्रिडाइजेशन, तीसरे कॉलम में लिख देना बॉन्ड एंगल। मीनिंग जानेंगे बॉन्ड एंगल का क्या है। तो कार्बन ने अगर 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, है ना, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सम मतलब किसी गिवन कार्बन एटम का सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ अ गिवन कार्बन, है ना। हाइब्रिडेशन किसके बताना है, किसी एक कार्बन का बताना है। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन रहेगा sp3। देखा सबको ये sp3, देखो एक बार sp3 है ना, s और p ये दोनों साथ साथ में होते हैं ना, अलग ऊपर नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है। और बॉन्ड एंगल होता है sp3 का 109 डिग्री एंड 28 मिनट। 109 याद रख लो अभी के लिए, वो मिनट मिनट का मीनिंग जानोगे, है ना, कि क्या मीनिंग होता है उसका। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर कार्बन ने जो बॉन्ड बना रखे हैं सिग्मा बॉन्ड, उनका समेशन 3 है तो वो हो जाएगा sp2, और sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120। वापस देखना ध्यान से बात ये, एक तो s है इसमें, 3 p है, तीनों का सबका समेशन करोगे कितना आएगा, समेशन करेंगे तो 4 आएगा। तो ये 4 किस चीज़ को बताता है, ये 4 बताता है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। समझ गए इस बात को। तो हाइब्रिडेशन जो भी लिखा हुआ है उसमें दोनों नंबर का समेशन करो, दोनों नंबर का समेशन करेंगे तो जो नंबर आया वो क्या बताएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने बना रखे हैं, है ना। तो दूसरे वाले में क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी दूसरे वाले में क्या हो गया हाइब्रिडेशन, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो नेक्स्ट है, अगर सिग्मा बॉन्ड है ओनली 2, कार्बन ने 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन होगा sp में एक तो s हो गया, दूसरा p, तो कितना आया 2, और ये समेशन किसको बताता है, सिग्मा बॉन्ड के सम को। और बॉन्ड एंगल होता है इसका 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल वाला कॉलम अभी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है अपने लिए, है ना। अपने लिए अभी ये 2 कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल में इस चीज़ की मैं डिटेल में बात करूंगा 180 डिग्री का मीनिंग क्या है, बाकी चीज़ें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो अब एग्जांपल देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो सबसे पहले ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका एग्जांपल देख रहे हैं। तो sp3 में मैंने एग्जांपल लिखा है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। और कार्बन के बॉन्ड देखो कितने हैं, 2 कार्बन है। तो इस कार्बन के जो बीच वाला ये कार्बन है, फर्स्ट वाला कार्बन, इस कार्बन का ये हो गया एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया। बाकी सिग्मा बॉन्ड किसके साथ है, बाकी है हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के पास में सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का। इस कार्बन के पास में 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। और क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, 1 ये 3 ये, है ना। एक तो s हो गया और 3 p हो गए, तो समेशन कितना हो गया 4, और ये 4 क्या चीज़ है, 4 है सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया sp3, इस कार्बन का हो जाएगा sp3, और इसके जैसा का जैसा वो अगला कार्बन है तो उसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। समझ गए इस चीज़ को। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाता, ये डबल बॉन्ड है, तो इस बार डबल बॉन्ड में क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात होगी। कार्बन हाइड्रोजन वाला, कार्बन हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। तो अभी देखो इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 और ये 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, इट मीन्स इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो चुका है, इसका हो गया हाइब्रिडेशन sp2। समझ गए इस चीज़ को। और अगर ये sp2 है तो इसके जैसा का जैसा ये है, ये भी sp2, इसके भी सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना। एक तो मेंशन किया गया है और बाकी 2 कौन से हो जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइब्रिडेशन के बराबर। sp3 देख लिया हमने, sp2 देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं sp हाइब्रिडेशन। पहले वाले में एक बार मुझे बॉन्ड बता दो, क्या बॉन्ड है कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, पहले वाले में सिंगल बॉन्ड है। दूसरे में क्या है, डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या लिखना चाहिए। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहेगा बेटा, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में मैंने लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में बताओ, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा कितने होते हैं, पाई कितने होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड तो हो गया सिग्मा, बाकी दो बचे हुए पाई बॉन्ड है ना, वो दोनों पाई दिख जाएंगे कि यहाँ से, एक पाई ये, दूसरा पाई ये, दिख रहा है तुम लोगों को, दो पाई हो गए है ना, और एक सिग्मा ये। तो इस कार्बन पे देखो सिग्मा कितने आए, एक तो कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा हो गया, और इन तीन में से एक ही सिग्मा रहेगा। उन तीन में से अगर एक सिग्मा है तो एक तो सिग्मा ये हो गया, एक ही है, तो इस बार तो दो ही सिग्मा आ पाए, और दो सिग्मा आ पाए तो इसका अपडेशन हो जाएगा sp, और ये अगर sp है तो ये भी sp है। समझ गए इस चीज को। तो ट्रिपल बॉन्ड पे अपडेशन क्या हो गया है, ट्रिपल बॉन्ड पे अपडेशन हो जाएगा अपना sp। ट्रिपल बॉन्ड पे अपडेशन हो गया है sp। देखो एक बार सारी चीजें लिखी हुई पता चल पा रही है क्या। सिंगल बॉन्ड पे हो गया सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या आ गया sp, है ना। एक और एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद में एक नोट करके बात लिख लेंगे, जिससे मॉलिक्यूल को देखते ही अपडेशन पता चल जाए, ये सिग्मा बॉन्ड भी काउंट ना करना पड़े, है ना। ये एग्जांपल लिखने के बाद में वो नोट लिखेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। नेक्स्ट एग्जांपल को थोड़ा इधर लिखता हूँ नीचे, जिससे तुम्हें दिख सके अच्छे से। नंबर 4 पे है CH2 CH2, उन दोनों H को अलग करके लिख दो, इधर वाले H को अलग करके लिखते हैं। तो यहां अपने को हर एक कार्बन का अपडेशन देखना है, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की अगर बात करें तो इसके दो सिग्मा तो दिख रहे हैं, एक और सिग्मा कौन सा हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में से एक तो सिग्मा होता है, एक क्या होता है पाई बॉन्ड। तो मार्क कर दो इनको। मार्क क्या करूं बताऊं, एक तो सिग्मा ये हो गया, ये पाई, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई। सिमिलरली दूसरी साइड में भी लिखना चाहो तो एक सिग्मा एक पाई, और कार्बन 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 हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन को थोड़ा ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसके पास में एक, दो और तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए। इट मीन्स इस कार्बन का अपडेशन हो जाएगा वही sp2 जो ऊपर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। बीच वाले का अपडेशन देखो, बीच वाले कार्बन का ध्यान से देखना, बीच वाले को, बीच वाले पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक तो ये रहा और एक ये, बाकी दो बॉन्ड क्या है पाई बॉन्ड। कार्बन चार ही बॉन्ड बनाएगा, चार में से दो तो पाई दिख रहे हैं, तो सिग्मा कितने बच गए, सिग्मा तो दो ही बच गए, और सिग्मा दो बच गए, इस वजह से उसका अपडेशन होगा sp, sp2 नहीं sp रहेगा। और नेक्स्ट ये लास्ट वाला, तो ये लास्ट और फर्स्ट तो एक जैसा है ना, सिग्मा बॉन्ड को मार्क करो तो मार्क कर दो। तो इसके पास तो तीन सिग्मा है, 1 2 3, तो इसका अपडेशन क्या हो जाएगा, इसका तो फर्स्ट के जैसा हो जाएगा sp2। पता चला बात ये, है ना। तो एक बार जनरलाइज करके इस बात को लिखते हैं, ध्यान से सुनते रहना सब लोग। सबसे पहला है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में आ गया sp3, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड है तो वो आ गया sp2, ट्रिपल बॉन्ड पे आ गया sp। यहाँ तक चीज़ें एकदम सही चल रही थी, पर अब आगे वाले में देखो, इसमें डबल बॉन्ड है फिर भी sp2 और sp दोनों है, इसको कैसे डिफाइन करें, इस चीज़ को समझना। तीन कार्बन है, तीन में से पहले कार्बन को देखना है, इस कार्बन ने कितने डबल बॉन्ड बना रखे हैं, इसने तो ये एक ही डबल बॉन्ड बना रखा है। तो अगर कार्बन एक ही डबल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडेशन रहेगा sp2, एक ही डबल बॉन्ड बना रखा है, तो चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, और चाहे तो ये ऊपर जो लिखा था थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जाम्पल, इसमें भी देखो एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक ने तो एक ही डबल बॉन्ड बनाया। तो एक कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन रहेगा sp2, और कार्बन ने अगर दो डबल बॉन्ड बना लिए, ये देखो दोनों साइड डबल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। समझ में आ बात है। तो यहाँ मैंने आगे नोट करके लिखा है, इस बात को ध्यान से सुनो। सिंगल बॉन्ड अगर है,
सिंगल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये दोनों तो एकदम सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड दिख जाए दिखते ही मार्क कर दो sp3, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो दिखते ही मार्क कर दो sp। डबल बॉन्ड अगर दिखे तो रुको एक बार और रुक के देखो कि कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है कि दो डबल बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल ये था अभी, इस कार्बन की बात करें तो इसके पास तो दो डबल बॉन्ड है, और पहले वाले कार्बन की बात करें तो पहले वाले कार्बन के पास में तो एक ही, इसके हिस्से में तो एक ही आ रहा है। इट मीन्स अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो sp2 है, और दो डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो sp है। समझ गए इस बात को? तो सिग्मा बॉन्ड और कुछ भी काउंट नहीं करना है, बस ये देखना है कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड sp3, ट्रिपल बॉन्ड sp, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर एक डबल बॉन्ड है तो sp2, और दो डबल बॉन्ड है ना, दो डबल बॉन्ड बहुत रेयर मिलेंगे, तो दो डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp। ठीक है ये चीज़। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, उनमें बताना तुम लोग हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, है ना। इसमें अपने को बताना है हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। तो कैसे पता करना है, इस कार्बन के पास में देखो क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp3, ये लिखा था। इसके पास में डबल बॉन्ड है, एक ही साइड है दूसरी साइड तो नहीं है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया sp2। दूसरे वाले के पास भी एक डबल बॉन्ड है, वो भी sp2। वापस आ गया सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, इसमें देखो दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा अपना sp3। अब आ गया ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, तो sp हो जाएगा, और लास्ट वापस आ गया सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, इसलिए उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। इतना आसानी से पता चल जाता है हाइब्रिडेशन, है ना। बहुत सिंपल है ये तो, बस खाली देखो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है ना। एक और एग्जाम्पल, यहाँ पता करो हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, है ना। एक मिनट, इसको रहने देते हैं, बेंजीन बना देते हैं ना। बेंजीन की स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए फेमिलियर है। बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं देखो, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में। ये 6 के 6 कार्बन को काउंट कर पा रहे हो, और हर एक कार्बन के पास में देखो एक तो डबल बॉन्ड है। जैसे इस कार्बन की बात करें तो ये देखो, ये रहा डबल बॉन्ड इसका, उस साइड सिंगल बॉन्ड है, पर कहीं पे भी अगर एक डबल बॉन्ड बन गया तो वो डबल बॉन्ड उसका काउंट करना है। इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के पास में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड अगर है तो हाइब्रिडेशन क्या लिख दूँ, sp2। नेक्स्ट देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये भी इन दोनों के पास है, इट मीन्स इन दोनों का भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का हाइब्रिडेशन भी हो जाएगा sp2। और इसी तरीके से ये जो लास्ट है इसमें भी देखोगे तो ये जो दोनों कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इनका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। समझ गए इस बात को? क्लियर है सारी चीज़ें? तो हाइब्रिडेशन देखो क्लियर है क्या सबको? सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना। सम की तो बात ही नहीं रही, है ना। हम लोगों ने कैसे बता दिया है कि सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं ये देखो। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो sp3, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड तो sp। डबल बॉन्ड है तो देखना पड़ेगा कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया कि दो डबल बॉन्ड बनाए। एक में तो sp2 है, दो में हो जाएगा sp। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी है अभी। बॉन्ड एंगल वाला कॉलम है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, इसको केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोग डिटेल में देखोगे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं जिससे अपना काम चले कि ये 109 डिग्री इसका क्या मीनिंग है, 120 का मीनिंग क्या है, और 180 का मीनिंग क्या है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, 109 डिग्री, है ना। तो पहला अपना sp3 में बॉन्ड एंगल कितना था देखना उस हेडिंग के अंदर, बॉक्स के अंदर। बॉन्ड एंगल में सबसे पहला देख रहे हैं हम लोग sp3 का बॉन्ड एंगल देखना कितना था। sp3 का बॉन्ड एंगल लिखा होगा हम लोगों ने 109 डिग्री 28 मिनट। उस टेबल के अंदर देख लो, ये पहले वाला 109 डिग्री 28 मिनट, ये वाला।
इसको कैसे देखना है, ये 109 डिग्री 28 मिनट कैसा होता है। तो पहले तो मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, उसके बाद में मॉडल की हेल्प से समझेंगे इस चीज़ को। इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बात ये। और यहाँ कोई ग्रुप लगे होंगे किनारे पे, है ना, हाइड्रोजन लिख के चल रहा हूँ अभी मैं, हर जगह हाइड्रोजन लिख दिया मैंने। कोई और भी ग्रुप हो सकता है ना, अभी हाइड्रोजन लिखे। मीनिंग क्या है इसका, है ना, तो इसको मॉडल की हेल्प से समझते हैं मीनिंग क्या है इसका, है ना। तो मॉडल से देखना, दो एटम जो है, ये देखो कौन से इससे दिखाते हैं, एक मिनट, ये कोई दो हाइड्रोजन को देखो ध्यान से, ये दो हाइड्रोजन आपको मेरे हाथ के अंदर दिख रहे होंगे, मेरी हथेली को टच कर रहे हैं। जो हथेली को टच कर रहे हैं वो तो रहते हैं प्लेन के अंदर, इसके अंदर देखा जाए तो वो दो ये वाले हैं, ये वाले, ये तो प्लेन के अंदर रहते हैं, हथेली को टच कर रहे हैं। हथेली को टच करने वाले देखिए, ये हथेली को टच करें, इनको बोलते हैं इन द प्लेन। इन द प्लेन मतलब हथेली के अंदर ये हथेली को टच कर रहे हैं। इसके अलावा दो कार्बन और दिख रहे होंगे, 1 और 2। ये एक तो हथेली से बाहर की तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो जो बाहर की तरफ आ रहा है वो ये है, इसको बोलते हैं अबव द प्लेन। कौन से वाले को, इसको। यहाँ पे कौन सा है, ये जो बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा है, और एक जो पीछे तरफ रह गया, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। तुम्हारे लिए अभी प्लेन क्या है, प्लेन है मेरी हथेली, तो ये हथेली के अंदर हो गए दो एटम, एक बाहर की तरफ आ रहा है, एक ये पीछे की तरफ रह गया, दिखा पीछे वाला सबको, है ना, इन द प्लेन, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। समझ गए इस बात को। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये जो अबाउ द प्लेन है इसका नाम होता है वेज, और इस वाले का नाम होता है डेस। जो डॉटेड लाइन है उसको डेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वेज। एक मिनट रुको, ठीक है बात ये, वापस ध्यान से सुनो, कहाँ थे हम लोग। ऐसा कुछ बता रहा था मैं ना, ये दो लाइनें तो हो गई प्लेन के अंदर, एक हो गया प्लेन के बाहर ना, ये तो प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर वाली लाइनें इसमें कौन सी हैं, इसमें अगर देखा जाए तो प्लेन के अंदर वाली लाइनें ये हैं, ये दोनों, ये दोनों लाइनें प्लेन के अंदर है जो हथेली को टच कर रही है। हथेली से पीछे की तरफ, ये जो पीछे की तरफ है ना, हथेली से पीछे की तरफ लाइन ये है जिसको डेस बोलते हैं, डॉटेड लाइन। और एक तुम्हारी तरफ एटम आ रहा होगा, इसको बोलते हैं वेज लाइन। तो ये होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अभी देख लो टेट्राहेड्रल अच्छे से दिख रहा है क्या, ये टेट्राहेड्रल। किसी दो ग्रुप को मान सकते हैं प्लेन के अंदर, किसी भी दो ग्रुप को मान लो प्लेन के अंदर, ये प्लेन के अंदर है कोई भी दो ग्रुप। इसके अलावा ना, प्लेन को टच करें मतलब हाथ को टच करें, इसके अलावा एक पीछे की तरफ रह जाएगा, एक आगे की तरफ रह जाएगा, तो एक आगे वाले को बोल देते हैं वेज और इसको बोल देते हैं डैश। पता चला बात ये। तो ये होगी अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक चीज़ तो क्लियर है कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होगी इस तरीके से रहेगी। अब जो बॉन्ड एंगल की बात चल रही थी उसका क्या मीनिंग है, तो ये जो एंगल है, कोई सा भी एंगल, ये सारे एंगल जो होते हैं इक्वल रहते हैं, और इन एंगल की वैल्यू होती है 109 डिग्री और 28 मिनट। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कोई सा भी एंगल, ये एंगल दिख रहा है, देखो ध्यान से इसको, ये दोनों जो कार्बन है तुम्हारे पास में जो है, ये वाला जो एंगल है, पता चला बात ये वाला एंगल 109। इसी तरीके से कोई और एंगल देखेंगे, ये नीचे वाला, कोई सा भी एंगल कहीं से भी, इसको देख लो चाहे इसको देख लो, कोई सा भी एंगल कहीं से भी, ये जो सामने दिख रहा है सारे एंगल होंगे इक्वल, और ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये स्ट्रक्चर रहती है sp3 की, और इस तरीके से एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो बताना मेरे को कि ये चीज़ तुम लोगों ने समझी क्या, कि बिलो द प्लेन और अबाउ द प्लेन इसका मीनिंग क्या है ना। समझ गए तो यहाँ पे बेस्ट है, अदरवाइज एक डायग्राम और है मेरे पास, है ना, नहीं समझे हो तो कमेंट में बताना मेरे को, तो उस डायग्राम से एक शॉर्ट वीडियो बना के और अपलोड करेंगे तो उससे पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट sp3 के बाद में अगला है sp2। sp2 पे देखो बॉन्ड एंगल कितना था, sp2 का बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री।
sp2 की स्ट्रक्चर ऐसी रहती है, sp2 कब होगा? डबल बॉन्ड में। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिखा दो। तो ये स्ट्रक्चर रहेगी sp2 की। बॉन्ड एंगल की बात करें तो कोई सा भी एंगल देखेंगे, ये 120 लिख दिया। इसके पास वाले की बात करें, ये भी 120 होगा, और उधर ऊपर वाले की बात करें वो भी 120। सारे एंगल रहेंगे इक्वल। इसकी बात करें तो ये भी 120, सारे के सारे एंगल बराबर रहेंगे। इस कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में देखा, तीनों एंगल आसपास वाले 120। इसी तरीके से इसके भी देखोगे तो ये भी 120 एंगल होंगे। ठीक है, ये वाला और ये 120। और इसका अगर मॉडल देखें तो मॉडल ये है इसका। बीच वाले ब्लैक एटम दिख रहे हैं सबको? ब्लैक वाले जो एटम है वो अपने कार्बन एटम है। बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और ये साइड वाले हो गए अपने हाइड्रोजन के एटम। बॉन्ड एंगल की कौन सी की बात कर रहे हैं? ये देखो, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, इस एंगल को बोल रहे हैं 120। या तो चाहे ऊपर से आ जाओ, ये भी है 120, या यहाँ से। ऊपर का मतलब क्या है? ऊपर का मतलब है इस सिंगल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड तक, यहाँ तक आएंगे तो ये भी 120 है। और चाहे तो नीचे वाले से लेके ये डबल बॉन्ड तक आ जाए 120। ये सारे एंगल होते हैं 120। ये स्ट्रक्चर रहती है sp2 की, है ना। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट अपना sp3, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे है अपना sp3, नहीं सॉरी, अगला कौन सा होगा? sp है। sp का बॉन्ड एंगल कितना था? इसका बॉन्ड एंगल था 180 डिग्री। 180 डिग्री स्ट्रक्चर तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रक्चर रहेगी लीनियर। ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, मैंने ट्राई किया मेरी तरफ से जितना हो सके उतना बढ़िया बनाने की। और ये हाइड्रोजन का एटम। तो ये स्ट्रक्चर है sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, है ना, ट्रिपल बॉन्ड की। बॉन्ड एंगल की किसकी बात चल रही है? ये बॉन्ड एंगल ये है 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर ऊपर वाले की बात करेंगे वो भी इसके जैसा का जैसा है 180 डिग्री। और स्ट्रक्चर जो रहेगी ये स्ट्रक्चर है लीनियर, एक लाइन में है सबके सब, लीनियर स्ट्रक्चर। समझ गए इस चीज़ को? इसका भी मॉडल देखते हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर इसकी कैसी दिखेगी, है ना, कौन सी लीनियर स्ट्रक्चर है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप देखते हैं सबसे पहले। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो। तो देखो ब्लैक वाले जो एटम दिख रहे हैं तुम्हें, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं क्या? अब दिख रहे होंगे तीनों बॉन्ड। ये ब्लैक वाले एटम तीनों बॉन्ड दिखे, 1 2 और ये 3 तुम्हारे सामने। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, और ये पीछे वाले हाइड्रोजन एटम हो गए, है ना। तो अब अगर देखोगे तो ये सारे के सारे एक लाइन के अंदर है। पता चला ये सबके सब एक लाइन के अंदर है। ये देखो लाइन एक, है ना, एक लाइन के अंदर है। तो एक लाइन में अगर है सब, तो बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। ये बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा? कोई सा भी बॉन्ड एंगल की बात करोगे 180 डिग्री का। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी? स्ट्रक्चर रहेगी इसकी लीनियर स्ट्रक्चर। समझ गए इस चीज़ को सब लोग? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। और 3D स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा विजुअलाइज करने का ट्राई किया है, मॉडल की हेल्प से भी देखा है। तो तुम लोग बताना तुम्हें कैसे लगा, है ना। तो बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उनको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। करते हैं क्लास ओवर ही, है ना।